हाँ मित्रों, देखें, मैं संतोष मिश्रा आज आपको गद्य साहित्य के विकास में अगला जो टॉपिक है उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखें और फिर उसके बारे में समझें और मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखते रहें और जानने का प्रयास करें। तो अगला पॉइंट है गद्य साहित्य के विकास में, गद्य साहित्य के विकास में विधाओं की चर्चा या विधा की चर्चा, विधा की चर्चा। अब ध्यान देंगे ये गद्य साहित्य में विधा की चर्चा कहाँ से आई, यही हमारा नया टॉपिक है। अब तक तो साहित्य के बारे में हमने जाना कि कौन सा इसका भारतेंदु युग है और कौन सा इसका द्विवेदी युग है और कौन सा इसका छायावाद युग है और कौन सा इसका प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग है। अब आज विधाओं के विकास का शुरुआत कब से हुआ और विधाओं के विकास में भाषा साहित्य का क्या योगदान रहा, इस चीज को जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसा कि हम बराबर बोलते रहते हैं कि गद्य में कहानी का विकास हुआ या इसके अलावा उपन्यास का विकास हुआ या और अगर बात किया जाता है तो नाटक के क्षेत्र का विकास हुआ, यानी इस तरह से तमाम पार्टों के विषय में हम चर्चा करते हैं तो ये गद्य साहित्य में ही मिलता है। ये कहानी नाटक आपका कभी भी पद्य साहित्य के इतिहास में नहीं चर्चा मिलता है। तो इस नाते यहाँ आपके सामने गद्य साहित्य के विकास में विधा की चर्चा का यह विकास बताया गया। तो देखेंगे जब गद्य साहित्य में विधा की चर्चा का विकास हुआ तो दो पॉइंट इसमें सबसे पहले मिला, एक मिला भाषा और दूसरा मिला साहित्य। तो भाषा और साहित्य जो है यह दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। भाषा का और साहित्य का सृजन करने के बाद तब गद्य साहित्य में हर एक बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो भाषा का जो परिमार्जन हमने बताया ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि भाषा का विकास कैसे बना और साहित्य का विकास कैसे बना। साहित्य जो है वह आपके केवल भाषाओं के सृजन की एक वह विचारधारा है कि जिसमें इसको हम समाहित करते हैं, और भाषा जो आपके सामने बना हुआ है वह एक साधन है। उसको मैंने पहले बताया कि यह भाष एक धातु था जिससे मिलकर के बना। तो दोनों मिलकर एक भाषा साहित्य के बिंदुओं में अलग अलग पाए गए और आगे देखा गया तो इसमें गद्य और पद्य के रूप में इसका विभाजन किया गया। जहां पर इसका जिस तरह से प्रयोग आपके सामने मिला उस तरह से उसको वहां समाहित किया गया। अब आगे इसमें जब चलते हैं तो विधाओं की या विधा की कितने भाग होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विधा के कितने भाग हैं इनके नामों को हम जानेंगे। विधाओं को हिंदी गद्य साहित्य में अगर विकसित किया गया है तो इनके दो भाग बनते हैं। पहले भाग का नाम है प्रमुख विधा और दूसरे भाग का नाम है गौण विधा, यानी इनके दो भाग हैं। कहीं भी पूछा जाएगा तो आप सीधे लिखेंगे इनके दो भाग होते हैं। पहले का नाम है प्रमुख विधा, प्रमुख विधा, और प्रमुख विधा के बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं तो दूसरे पॉइंट का नाम है गौण विधा। अब आप यहाँ ये समझेंगे कि प्रमुख विधा क्या है और गौण विधा क्या है। देखिए, हमेशा भाषा साहित्य का जब नाम लिया गया है या गद्य के विकास में भाषा साहित्य का नाम लिया गया है तो वहाँ आप इन बिंदुओं को जरूर जानिएगा कि जब भी किसी बोली की चर्चा हुई है या किसी भाषा के बारे में कुछ बोला गया है, बताया गया है, तो वहाँ जब कहानी का नाम आया है या नाटक का नाम आया है या उपन्यासों के विषय में चर्चा हुई है तो वहाँ विधाओं की चर्चाओं का एक ही अंग है कि यह किस विधा का अंग है। जैसे अगर पूछ दिया गया क्वेश्चन आपके सामने कि कहानी किस विधा का अंग है तो आप बता सकते हैं मित्रों कि कहानी जो है वह प्रमुख विधा का एक मूल अंग है
और कहानी का विकास अगर देखा जाएगा तो कहानी का विकास 18वीं नहीं बल्कि 19वीं सदी में भाषा के विकास के बाद पहले ही साहित्यकार थे जिनका नाम था इंसा अल्लाह खां ने। उन्होंने अपनी एक पहली कहानी को लिखा, रानी केतकी की कहानी, और वहीं से यह देखा जाता है कि तमाम यानी कहानियों का और विकास जो आपके सामने मिला हुआ है तो उसमें भाषा का यानी सृजन उस रूप से है जैसे कि एक कथन या एक कथानक में बोलने या कहने की भाषाओं में मिलता है। तो इसमें दो प्रकार की विधाओं का नाम आपके सामने हमने लिखा, पहले का नाम प्रमुख विधा और दूसरे का नाम गौण विधा। इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रमुख विधा क्या है और गौण विधा क्या है। तो देखते हैं इस पर अगर हमारी बातें चल रही हैं तो प्रमुख विधा यानी गद्य की वह विधा है जिसमें हम किसी भी यानी गद्य के कथानक के मूल अंगों की चर्चा किए हैं, वह कहलाता है प्रमुख विधा। तो किसी भी कथानक के मूल अंगों का मतलब कि जैसे प्रमुख विधा में जो अंग आते हैं उनकी चर्चाएं सबसे पहले हमारे सामने मिली हुई हैं, और फिर जो दूसरी विधा का नाम हमने लिया है तो दूसरी विधा का नाम है गौण विधा, और गौण विधा की भी चर्चा हम किए हैं। लेकिन इसमें इनमें वैकल्पिक यानी कुछ साहित्यों का नाम लिए हैं, लेकिन वैकल्पिक वह जो अंग हैं उनकी भी चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण उद्विकास है, क्योंकि दो प्रकार की रचनाएं हमारे सामने मिली हुई हैं। पहली रचना का नाम मौलिक और दूसरी का नाम अनुदित। तो इसमें हम आए हैं तो प्रमुख में तो 5 हैं, जो 5 आपके सामने हैं अभी उसको बताया जाएगा। फिर वैकल्पिक में भी अगर देखा जाता है तो वैकल्पिक भी मूलतः 4 रूपों में प्रमुख बताया गया है, कुछ और हैं जो बाद में विकसित हुए, लेकिन ये 4 विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो इनके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम प्रमुख को जान लेते हैं, फिर हम गौण को भी सीखेंगे। तो देखिए प्रमुख में सबसे पहले कहानी का नाम आया, तो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी के बाद अगर बात करेंगे तो नाटक का नाम आया, तो नाटक को भी हम जानेंगे। और तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो तीसरे पर उपन्यास आया, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कहानी उपनाटक उपन्यास और चौथा निबंध आता है, तो निबंध भी इसी यानी खंड की एक विधा है। और पांचवा है जो आप आलोचना के विषय में जानते हैं, तो आलोचना की भी इसमें व्याख्यान या चर्चाएं मिलती हैं, यानी कहानी नाटक उपन्यास निबंध और आलोचना। इसमें कभी कभी एक छोटे से अंक की चर्चा नाटक में मिल जाती है जिसका यानी एकांकी नाम है, यह नाटक का एक छोटा सा अंक है। तो हम जब बात करेंगे तो ये आपके यानी प्रमुख विधा में आ जाएगा। और गौण विधा पर जब हम बात करेंगे तो गौण विधा की जो चर्चाएं हमारे सामने आई हैं तो उसमें आप पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यात्रा साहित्य का नाम आता है। यात्रा साहित्य के बाद देखेंगे तो इसमें डायरी का नाम आता है, और डायरी के बाद देखेंगे तो तीसरे पॉइंट में संस्मरण का नाम आता है, और संस्मरण के बाद देखेंगे तो एक चौथा पॉइंट आपके सामने रिपोर्तार्ज का नाम आता है। रिपोर्तार्ज ये चारों विशेष रूप से इसमें प्रमुख माने गए हैं। बाद में कुछ और इनमें यानी छोटे कथानकों को मिलाया गया है तो वह भी विकसित हैं, लेकिन सबसे पहले ये दो प्रकार की विधाओं के जो मूल अंग हैं इनके बारे में हम जानेंगे, और इनको जानते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रमुख विधा में कहानी का नाम आता है। तो कहानियों में हमने बताया आपको कि आने वाले राइटर सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग के राइटरों का नाम लिया गया। तो पूर्व भारतेंदु युग में एक राइटर आपको बताए इंसा अल्लाह खां का नाम। उन्होंने कहानी जो अपनी लिखी रानी केतकी की कहानी,
तो रानी केतकी की कहानी में उनके यह मिलता है रोचकता कि वह कहानी केवल एक सामाजिक पद्धतियों की कहानी नहीं है, वह कहानी हमें राजनैतिक विकास की तरफ, सामाजिक विकास की तरफ और इसके अलावा और भी समाज की पारिवारिक दृष्टियों के प्रति एक नई सीख देती है। तो इस प्रकार की कहानी से हमें ये शिक्षाएं प्राप्त हुई कि ये कहानी हमें समाज में किस प्रकार का परिवेश होना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए और किस प्रकार से अपनी सामाजिक दृष्टियों को बढ़ाना चाहिए, इस सारी बातों की चर्चाएं मिलती हैं कहानियों में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पूर्व भारतेंदु युग के विकास के बाद जब भारतेंदु युग में आते हैं तो भारतेंदु युग के भी राइटर कहानियों की तरफ अपना यानी विचार व्यक्त किए हैं। और विचार व्यक्त करते हुए उन लोगों में भी यही प्रवृत्तियां हमारे सामने मिलती हैं कि अपने वैचारिक सिद्धांत और अपने राजनैतिक सिद्धांत और अपने किसी प्रकार के यानी विभेदन रूपी भाव को छोड़ करके केवल समान भाव के सद्भावनाओं के प्रति कहानियों में अपने तथ्यों को मिलाए हैं। कहानियों को लिखते समय वह अपने और कुछ मतों को, कुछ अन्य विचारकों के भावों को अपने भाव में मिला करके और इस प्रकार से समाहित किए हैं कि लगता है देखने में कि कहानी रोचक और यानी रोमांच भाव से या किसी भी प्रकार से देखा जाए तो कभी भी किसी को इस प्रकार की सद्भावना वहां नहीं मिल सकती है कि उस कहानी के अंश को या कहानी के छोटे से प्रारूप को पढ़ने से हमें किसी प्रकार की यानी मानसिक विचारधाराओं में या मानसिक मनोवृत्तियों में कमियां मिलती हों। तो आने वाले राइटरों में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमने पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर कहानियों में आते हैं तो जैसे आपने जयशंकर प्रसाद का नाम पढ़ा, ऐसे अन्य राइटरों के नामों को हम चर्चित पढ़ते हुए जाते हैं और उन लोगों की कहानियां, उन लोगों के लिखे हुए कथन को आज नहीं आप सदियों से पढ़ते हुए उनकी भाषा शैलियों को जानते हुए इस प्रकार से साहित्य में प्रमुख विधा में स्थान दिए। तो स्थान देने के पश्चात इन लोगों की कहानियों में शैलियों का भी रूप मिलता है। ये लोग विचारात्मक, भावात्मक और व्याख्यात्मक इन सभी शैलियों का सृजन किए हैं और सभी शैलियों का सृजन करते हुए उस पर यह चर्चा बताए हैं, दिखाए हैं कि यही हमारे यानी गद्य शैली का एक कथन है। और वह गद्य शैली उनकी हमने पूर्व क्लासों में भी बताया और फिर इस क्लास में भी बता रहे हैं और आने वाला अगला जो आपका क्लास रहेगा उसमें भी मिलेगा कि यानी विचारात्मक और व्याख्यात्मक शैली का एक ज्ञान देता है। तो ये पहला कथन रहा। दूसरे कथन पर हम नाटक के विषय में बात करते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, कथन कभी भी कोई बोला जाता है तो उस कथन पर ये चर्चाएं जरूर मिलती हैं, कि यह किस व्याख्यान पर या किस कथन पर बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि नाटक के बारे में चर्चा किया गया या नाटक के बारे में बताया गया तो आप जरूर ये भिन्नता जानते होंगे कि कहानी क्या है और नाटक क्या है। जब भी आप कहानी पर चलेंगे तो कहानी के रूप में उसे सुनेंगे और जब भी आप नाटक के रूप में चलेंगे तो नाटक के विषय की चर्चा करेंगे। नाटक जो है वह भी एक यानी प्रमुख विधा का विशेष अंग है। नाटक में हम जब उसको पढ़ते हैं तो लेखक जब उसकी रचना करता है तो अपने पूरे पात्रों का नाम यानी सुनिश्चित लिख करके किस पात्र की क्या क्या भूमिका बनती है और कौन सा पात्र किस क्षेत्र में क्या योगदान दिया है और किस क्षेत्र में क्या योगदान देने के बाद वह क्या मौलिक
बातों को बोला है और क्या कौन अनुदित बातों को बोला है, इन सभी बातों का विचार बनाते और लिखते हुए तब वह लेखक उस नाटक को तैयार करता है। और नाटक भी हमारे देश के विचारकों ने बताया है कि या तो देश के राजनीतिक मुद्दे पर, या तो देश की गरीबी पर, या तो जनसंख्या वृद्धि पर, यानी किसी प्रकार की समस्याओं पर ही लेखक कभी भी किसी नाटक को अगर लिखा है तो उस नाटक पर वह चर्चाएं मिलती हैं। किसी का भी नाम अगर आप पढ़ते हैं नाटक के क्षेत्र में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने पढ़ा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आने वाले और साहित्यकार हैं उनका नाम पढ़े, तो जो भी नाटक के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं उनमें शैली और शैली के अलावा भाषा, और भाषा के अलावा उनके विचार, विचार के अलावा उनके जो बने हुए सिद्धांत हैं और जिस विषय पर उन्होंने अपने कथन को बताया, इस प्रकार की विचारधाराएं अगर उस यानी कथानक में नहीं मिलता है या उनके बोलने की शैली में नहीं मिलता है तो स्पष्ट होती हैं बातें कि यानी विचार शैलियों का या विचारकों के सिद्धांतों का वहाँ कुछ यानी भाषा साहित्य में बोधता नहीं मिलता है। और जिस शब्द में ये बातें पूर्ण रूपेण मिल जाती हैं वहाँ ये आज भी देखा गया है या सदियों से देखा गया है कि इन विचारकों का यह कथन आज नहीं यानी बहुत प्राचीन काल से पढ़ते हुए और सीखते हुए आज तक हम उस सिद्धांत को अभी जान रहे हैं। इस प्रकार का रूप मिला हुआ है। उसी का एक छोटा सा अंश एकांकी होता है। एकांकी जो होता है वह नाटक का एक छोटा सा अंक होता है। मित्रों, अगर इस पर हम बात करते हैं तो इसमें पात्रों में जो एक अपने कथन को लिखा रहता है, यानी जैसे मान लीजिए नाटक में कई अंक होते हैं, अगर आप बात करेंगे तो प्रथम अंक की बात, दूसरे अंक की बात, तीसरे अंक की बात, तो इस तरह से तमाम अंक होते हैं। तो जो उसका एक छोटा सा पहला अंक या दूसरा अंक का जो अंश है उसे विद्वानों ने, मनीषियों ने एक उपनाम से बताया, उसका नाम है एकांकी। तो एकांकी में उनमें कुछ ही पात्रों का नाम होता है और वह पात्र जो होते हैं अपने छोटे छोटे अंशों को लिखते हैं। जैसे नाटकों में आपने दीपदान नाटक का नाम सुना होगा, नए मेहमान नाटक का नाम सुने होंगे, कर्मनाशा की हार का नाम सुने होंगे, सच्चा धर्म है, ये तमाम नाटकों के विषय में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की चर्चाएं विद्वानों ने अपने अनुसार दिया तो उनके कथन से पता चलता है कि नाटक या कहानियों के पढ़ने से समाज के रीति रिवाजों से संबंधित बातों को या समाज के रीति रिवाजों के अलावा और जितने प्रकार की बातों का चित्रण हमारे साहित्य में मिलता है या किस प्रकार के कथन को या किस प्रकार के आने वाले भविष्य के मार्गदर्शन को दिखाता है और इससे मूलतः प्रमुख क्या सीख मिलती है और उन सीखों का हमें किस प्रकार से यानी पालन करना चाहिए और क्या हमारा सिद्धांत होना चाहिए, ये सारी बातें तब तक हमें ज्ञात नहीं होती है जब तक कि हम उनके मूल बातों को पढ़ने के बाद उसे अपने यानी मानवीय जीवन में प्रयोग में न लाएं। अगर मान लीजिए हम किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो सिद्धांत पढ़ने से ही नहीं होता है, सिद्धांत में वह चीज हमें अपने जीवन से संबंधित व्याख्यानों में मिलाना भी चाहिए। अगर हम मिलाते हैं तो ये लगता है कि हाँ उस यानी शब्दावलियों से, उस कथनों से इनकी भाषा शैलियां मिल रही। तो ये होता है नाटक का रूप। नाटक और कहानी में अंतर यही है, कहानी लेखक अपने छोटे से सूक्ष्म शब्दों में लिख करके रोचक बना देता है और नाटक जो होता है यह थोड़ा सा पात्रों के कथनानुसार होता है, बड़ा होता है, उनमें भी रोचकता पाई जाती है, लेकिन उसको लेखक सविस्तारित लिखता है। और एकांकी नाटक का एक छोटा सा अंक है बताए हैं, उसमें भी केवल एक अंक के विस्तार का जो रूप मिलता है इस प्रकार से विकसित होता है। तो मित्रों, आपको दो प्रकार के कथन के बारे में मैंने बताया। पहला कथन रहा आपका कहानी
और दूसरा कथन रहा नाटक। मैंने तमाम नाटकों के बारे में चर्चा किया कि जैसे दीपदान है, नए मेहमान हैं, बहू की विदा है, सच्चा धर्म है। इन सभी नाटकों को देखने से हमें जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार का परिवेश मिलता है, उस तरह से अगर हम जानकारी रखते हैं तो यही भिन्नताएं हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, उपन्यास। अगर मित्रों उपन्यास के बारे में हम जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उपन्यास क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे उपन्यास गद्य की एक प्रमुख विधा का यानी छोटा सा अंग है। उपन्यास को पढ़ने के लिए विद्वानों ने आज नहीं अनादिकाल से जो भी चर्चाएं उन्होंने किया, उनकी चर्चाओं से पता चलता है कि इतिहास के किसी भी कथन में, इतिहास के किसी भी पन्ने में अगर इसका नाम आया है तो ये उस प्रकार की रोचक विधा है कि जिसको पढ़ने से सारे कथन यानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप में हो जाते हैं। उपन्यास भी कहानी की तरह ही यानी एक रोचक विधा है, लेकिन कहानी की भाषा शैली थोड़ी विशेष अलग है और उपन्यास की जो भाषा शैली है वह और अलग है। उपन्यास में जैसे भारतेंदु मंडल के राइटर का नाम आप सुने होंगे, एक राइटर हैं जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने एक नए साहित्यकार जो आपके प्रेमचंद युग से पहले बोले गए हैं तो उन्हीं का नाम है बालकृष्ण भट्ट। वह बालकृष्ण भट्ट जो राइटर हैं उन्होंने अपनी एक रचना लिखे हैं नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी नामक यानी उपन्यास को अगर आप पढ़ते हैं तो नूतन ब्रह्मचारी के अंतिम यानी अंश में बालकृष्ण भट्ट शर्मा ने या बालकृष्ण भट्ट का केवल नाम लेंगे तो उन्होंने यह बताया है कि सामाजिक तथ्य का इसमें मूल आधार यह है कि इससे समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह सीख मिलती है कि किस प्रकार से हम यदि अपने परिवेश में, अपने माहौल में अगर किसी बात का प्रयोग करते हैं तो उसका विकास या नकल कैसे करके हम विकसित करते हैं। जैसे उपन्यासों के पढ़ने से, कहानियों के पढ़ने से और नाटकों के पढ़ने से यह सब आधुनिकताएं और भाषा शब्दों का विकास अभी हमने बताया है कि परिवर्तित होता है। केवल अंतर यह है कि भाषा शैली में, लिखने में केवल अंतर है, लेकिन प्रमुख विधाओं के जितने अंग हैं उनमें कहानी, उपन्यास और नाटक का अभिप्राय प्रायः हम सामाजिकता और राजनैतिक स्वभाव की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और यह परिचर्चा हमने बताया आज नहीं आने वाले यानी सदियों से मिलता है। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल के साहित्यकारों का नाम लिया गया अगर भारतेंदु युग के बाद तो एक राइटर हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में तो विकसित हैं, लेकिन कहानी के अलावा ये बहुत बड़े उपन्यासकार भी हैं। और इनका जो जीवन रहा यह किस किस तरह से यानी सामाजिक क्षेत्रों में रह करके, समाज में समझ करके और लोगों के बीच रह करके इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की सीख लिए कि आज भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर राइटरों में, भाषा शैलियों में दूसरे राइटर का नाम लिया जाता है तो उपन्यासकार या कहानीकार के रूप में देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया जाता है। अगर निबंधकार के रूप में पूछा जाता है तो निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। और कहानीकारों में भारतेंदु जी के बाद अगर नाम आया हुआ है तो छोटी छोटी कहानियों में श्याम सुंदर दास का नाम आया हुआ है। तो इस प्रकार से आधुनिक युग के जो बने साहित्यकार थे ये अपना योगदान दिए और योगदान देते हुए इन्हीं का नकल करते हुए कुछ छोटे छोटे आधुनिक और साहित्यकारों ने अपने शब्दावलियों का प्रयोग किए।
जैसे मैंने बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम लिए, या इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन उनकी टाइटल है, उनका नाम लिए। तो ये सभी साहित्यकार अपने शब्दावलियों में, अपने विचारों में इतना यानी एक परिपक्वता रखे, आज तक लोग उनका नकल कर रहे हैं और आने वाले दृष्टियों में गद्य साहित्य के इतिहास में इनका नकल करेंगे। अब इसके पश्चात अगर बात किया जाए तो कहानीकारों के रूप में आप जयशंकर प्रसाद का भी नाम पढ़े हैं। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो आने वाले और भी साहित्यकार हैं। तो ये लोग आपके 3 विधाओं में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास में इस प्रकार का योगदान दिए मित्रों, और इनकी कथानक शैली पूरे साहित्य में, पूरे विषयों में विख्यात है। चौथा पॉइंट आपके सामने मिलता है निबंध। निबंध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो निबंध के विषय में अभी मैंने नाम लिया कि सबसे प्रसिद्ध निबंधकार अगर थे तो प्रसिद्ध निबंधकारों में नाम केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी एक रचना लिखे हैं जिसका नाम है निबंध के क्षेत्र में चिंतामणि भाग 1 और 2। चिंतामणि भाग 1 और 2, तो 1, 2। इस रचना में आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि नामक रचना को लिख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इसी रचना से पूरे यानी साहित्य में विख्यात हुए। अब अगर विख्यात हुए तो इनमें एक खूबी थी, मैंने आपको युगों का चर्चा या युगों का वर्णन बताते हुए आपके सामने यह व्यक्त किया था कि अगर इनकी भाषा शैलियों में, इनके भाषा परिनिष्ठित शब्दों में इस प्रकार का योगदान न रहा होता, इस प्रकार का कथन न रहा होता, तो ये हिंदी साहित्य के लिए इतने अमर नहीं माने जाते या इतने महान साहित्यकार नहीं माने जाते गद्य क्षेत्र के। और आधुनिकता के आधार पर विद्वानों ने बताया कि ये आधुनिक काल के, आधुनिक युग के तुलसीदास कहे गए। तो तुलसीदास केवल आलोचक के लिए ही नहीं कहे गए, इनके विधान में, इनकी शैली में, इनके बोलने के विचार में वह सरलता है कि जिससे तर्क दे सकते हैं। और इन्होंने अपने शब्दों के विकास में, अपने नामावली के विकास में यह तर्क दिए कि निबंध को लिखने की शैली कैसे होती है। जैसे निबंध शब्द का निर्माण हुआ तो निबंध भी गद्य की विधा बनी। निबंध शैली को लिखने में सबसे पहले जब आप तैयार करते हैं तो किसी रूपरेखा को आप सुनिश्चित करते हैं। तो रूपरेखा में आप विचार करते हैं कि कौन कौन सा सबसे पहला इसमें कथन होना चाहिए और उस कथन पर या उस विषय पर क्या क्या तर्क होना चाहिए और तर्कों पर उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए कि चिंतामणि भाग 1 और 2 नामक निबंध संग्रह की रचना किए, तो चिंतामणि भाग 1 और 2 निबंध संग्रह में उन्होंने सबसे पहले यह बताए कि निबंध की चर्चा में प्रस्तावना का विवरण आता है और प्रस्तावना के बाद अगर नाम लिया जाता है तो फिर दूसरा विवरण आपके सामने मिलता है जो उसका नाम है अगर, तो उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या हैं और विचारकों के सिद्धांत क्या हैं। और विचारकों के सिद्धांत के बाद अगर देखा जाता है तो सबसे लास्ट में उसकी आलोचनाएं या उनके व्याख्यान का एक सरल तरीका मिलता है। और इस प्रकार हिंदी साहित्य में अगर निबंधकारों के विषय की चर्चा मिलती है तो निबंध की शैली, निबंध के तरीके, निबंध के प्रमाण उन आलोचकों के नाम के अनुसार मिलते हैं। आने वाले और अन्य साहित्यकारों ने इस शैली का यानी प्रयोग करना चाहे, विकास करना चाहे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा निबंधकार पूरे शुक्ल युग के नामकरण में नहीं, आज प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रश्नोत्तरवाद युग के समय तक
कोई उस प्रकार का साहित्यकार अपनी शैलियों में उतना परिवर्तन या उतना विकास करके किसी साहित्य को यानी मजबूत नहीं किया जितने बड़े महान साहित्यकार हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बने। सबसे लास्ट पॉइंट आपके सामने मिलता है आलोचना। प्रमुख विधा का सबसे यानी लास्ट अंग है, तो प्रमुख विधा का जो लास्ट अंग आलोचना है, आलोचना के व्याख्यान में यह देखा गया कि यह आलोचक थे। तो ऐसा नहीं कि केवल समाज में आलोचक के ही क्षेत्र में काम किए, ये आलोचक के अलावा उनके सैद्धांतिक विचारों को, उनके सैद्धांतिक रूपों को समझ करके यह बताए कि यानी इनकी यह चर्चाएं इस प्रकार से हैं, इनकी भाषा शैली में इस प्रकार का विकास है, इनके सिद्धांतों में इस प्रकार की प्रबलता है, लेकिन जब इनके सिद्धांतों की रूपरेखाएं बनाई गई तो बनने के समय शब्दावलियों में इनके यानी सरलता नहीं है, विचार फैलियों में इनके उस तरह की मधुरभाषिता नहीं है। तो यानी यही शब्दों के बोलने के कारण वह एक आलोचक बने और शब्द शैली के विकास का उन्हें पूर्णतः ज्ञान था, क्योंकि वह एक निबंधकार ही नहीं बल्कि वह भी लोगों के साथ रह करके कहानी के विषय की भी चर्चाओं को सुने हैं, कुछ छोटे छोटे उपन्यास के विषय की चर्चाओं को सुने हैं और उनके द्वारा भी कई प्रकार के और छोटे छोटे संग्रह लिखे गए हैं। उनकी एक रचना मित्रता है। मित्रता में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोगों को एक मार्गदर्शन दिया और बताया कि अगर व्यक्ति महान बनना चाहता है, अगर व्यक्ति अपने पथ पर कर्तव्य निष्ठा से यानी अग्रसर बनना चाहता है तो निश्चित ही अपने जीवन शैली, भाषा शैली और कार्य शैली में यदि परिवर्तन करता है तो निश्चित ही वह जीवन में सामाजिक, राजनैतिक और अपने आर्थिक क्षेत्रों में विकसित होकर के अपने को आगे बढ़ेगा। तो उनके निबंध शैली से यह ज्ञात होता है और यही चीज आलोचना में जब मिलता है तो उसमें उनके तर्क में दूसरे की जो यानी विकसित विचारधाराओं में कुछ कमियां हैं उनको अपनी भाषा शैली में यानी परिभाषित करते हैं। तो ये रहा विधा के विकास का प्रारूप। अब आपको केवल जानना है कि कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं, उस कहानी का कौन लेखक है और लेखक है तो उन्होंने किस विषय पर कौन सी कहानी को लिखा। जैसे मान लीजिए भारतेंदु जी का नाम आया या मुंशी प्रेमचंद का नाम आया या अगर नाम लेंगे जयशंकर प्रसाद का नाम आया या ऐसे और छोटे साहित्यकार कुछ हैं जिनका नाम आया, तो उन लोगों ने किस प्रकार से किस कहानी के विषय में चर्चा किए हैं इसके विषय में। और नेक्स्ट पॉइंट नाटक के भी क्षेत्र में इसी प्रकार के बिंदु पर बात करेंगे और अगर और देखा जाए तो उपन्यास के भी क्षेत्र में, और उपन्यास के बाद अगर बात किया जाए तो आप निबंध के भी क्षेत्र में और निबंध के अलावा आलोचना के क्षेत्र में। निबंधकार बहुत ज्यादा नहीं है, निबंधकार में केवल आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा दो एक छोटे छोटे और निबंधकारों के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन कहानीकार प्रमुख कुछ हैं, कुछ यानी उपन्यासकार प्रमुख हैं और कुछ नहीं, अधिक से अधिक नाटककार हैं। उनके विषय में उनकी रचनाओं को मैं बोलूंगा मित्रों अगली कक्षाओं में, तो उस पर आप विचार करते हुए नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ उसको लिखता भी रहूंगा। उनकी शब्दावलियों की चर्चा, उनकी रचनाओं की चर्चा मैं मौखिक ही ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ, व्याख्यान इसका बहुत लंबा है तो आप कितना लिख सकते हैं, इसको सुन करके, इसको जान करके उसके क्षेत्र की चर्चाएं आप ज्यादा समझ सकते हैं और मूल पात्रों का नाम, मूल यानी उनकी रूपरेखाओं का नाम मैं आपको लिखते हुए बताऊंगा। इस तरह से आपके प्रमुख विधा के अंगों के विषय में आज मित्रों हमने चर्चा किया और चर्चा करने के बाद थोड़ी सी बिंदुओं पर और हम बात कर दे रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले
पैटर्न में अगली कक्षाओं में बात करेंगे। जैसे गौण विधा पर थोड़ा सा आप सुन लें कि गौण विधा क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि गौण विधा भी हिंदी गद्य साहित्य के विकास का एक वैकल्पिक अंग है, और जितने राइटर बाद में अगर कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध के बाद इनमें भी अगर रुचि लिए हैं तो उनमें रचनाओं का योगदान उनके है, शब्दावलियों का योगदान उनके है, और उनकी रचना ही उन्हें प्रबल बना करके इस क्षेत्र में भी एक प्रगाढ़ता, एक मजबूती, एक उच्च स्तर के सिद्धांतों की व्याख्या की है। जैसे अगर नाम आ गया तो गौण विधा में एक अंग है जिसका नाम है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख लेखक का नाम पूछा जाता है कि यात्रा साहित्य में या यात्रा साहित्य के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख लेखक का क्या नाम है। आपने एक राइटर का नाम सुना होगा जिनका नाम है हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो हैं यह बहुत बड़े यात्रा साहित्य के यानी माने गए रचनाकार हैं। इन्होंने अपनी एक विख्यात रचना जिसका नाम है, आपके सामने बता रहे हैं मित्रों, उसका नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक इन्होंने अपनी एक रचना लिखा, और एक इनकी रचना आधुनिक शब्दों में मिलती है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा। इन सभी रचनाओं में देखेंगे आप, यह यात्रा करते ही समय, चलते ही समय, यानी प्रसंगों का विवरण देते हुए, प्रसंगों के बारे में चर्चा करते हुए, और अपने जीवन काल की शैलियों को, अपने जीवन काल के विचारों को, और यात्राओं के दृश्यों को, किस परिवेश में रह करके क्या यात्रा कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए, यह बहुत बड़े यानी यात्रा साहित्य के महान यानी लेखक हैं। और इनका नाम मित्रों हम बड़े रोचकता से लेते हैं, और इसके पैटर्न पर इनकी लिखी हुई ये चीज़ें जो मिलती हैं ये आपको यानी आपके क्लास के लिए भी, और इसके अलावा आप देखेंगे कंपटीशन के लिए भी, यानी दोनों लेवल की चीज़ें उसमें प्राप्त होती हैं। तो इन चीज़ों को आप व्यवस्थित इस कक्षा में देखें, और इनकी बची हुई चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलग अलग खंडित करके बताएंगे। अब आज का क्लास तब तक के लिए समाप्त। इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। जय।